Hello guys, welcome in your favorite physics channel विकास फिजिक्स वीडियोस एंड दिस इज द सेकंड सेशन ऑफ लाइट के दूसरे सेशन में अब हम लोग लाइट में जो स्टडी किए थे लाइट और उसके फिनोमिना पर डिस्कस कर लिए थे और जो भी फीचर्स थे लाइट से जुड़े हुए उस सब पर मैंने डिस्कशन किया था। तो अब आगे के टॉपिक पर हम लोग डिस्कस करते हैं कि लाइट में और आगे हम लोगों को क्या स्टडी करना है। देखिए यहाँ से मैं बहुत सारी जो छोटी छोटी चीज़ें हैं उन सबको थोड़ा सा इग्नोर करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। जैसे अब लाइट ट्रांसपेरेंट क्या है, ट्रांसलूसेंट, सब छोटी छोटी चीज़ें हैं। लाइट के बीम्स के बारे में, पैरेलल बीम है, कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग बीम है, इस सब पर मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। फिर लुमिनस ऑब्जेक्ट और मतलब लाइट के अकॉर्डिंग, लाइट इमिशन के अकॉर्डिंग लाइट को सोर्सेज को 3 भागों में बांट दिया गया है, लुमिनस, नॉन लुमिनस वगैरह, थर्मोलुमिनस, ये सब में। तो उन छोटी छोटी चीज़ों पर मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, वहाँ पर कुछ खास नहीं है। तो चलिए जहां से कुछ खास है वहां से शुरू करते हैं। जैसे मैं आपको दिखा रहा हूं कि ऑप्टिकल मीडियम ये क्या है। तो ऑप्टिकल मीडियम को मेनली हुआ 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है। पहला हो गया हमारा ओपेक मीडियम और दूसरा हमारा हो गया ट्रांसपेरेंट मीडियम। क्या फर्क है ऑप्टिकल मीडियम और ट्रांसपेरेंट मीडियम? यहाँ मैं ऑब्जेक्ट की चर्चा नहीं कर रहा हूँ। यदि मीडियम को देखें लाइट के अकॉर्डिंग तो सिर्फ और सिर्फ 2 ही प्रकार का होता है। नहीं, एक हो गया आपका ट्रांसपेरेंट मीडियम। ट्रांसपेरेंट मीडियम क्या है? वैसा मीडियम जिसमें लाइट आसानी से क्या कर जाए कि क्रॉस कर जाए। नहीं, जैसे कोई भी मीडियम ले लेते हैं आपको, जैसे ग्लास हो गया, नहीं वाटर हो गया, है ना। एक मिनट पॉज करिए। तो डिस्कस कर रहे थे हम लोग ट्रांसपेरेंट मीडियम के बारे में। तो ट्रांसपेरेंट मीडियम का मतलब जैसे आपका क्या हो गया, ग्लास हो गया, नहीं ग्लास के बाद आपका फिर क्या हो गया, वाटर हो गया, एयर हो गया, वैक्यूम हो गया। तो ये सारे जो भी मीडियम्स हैं उसे क्या माना जाता है? उसे ट्रांसपेरेंट मीडियम माना जाता है। इट मीन्स कहने का मतलब कि इन सबों से लाइट बेहद आसानी से क्रॉस कर जाती है या फिर इसे आसानी से गुजर जाती है लाइट। ये कहने का मतलब है ट्रांसपेरेंट। दूसरा ओपेक मीडियम किसको कहा गया? वैसा मीडियम जिससे लाइट बिल्कुल भी क्रॉस नहीं करता। जैसे आप देख रहे हैं लकड़ी का बोर्ड, दीवार, प्लास्टिक, नहीं ये सब जो है क्या होते हैं, बिल्कुल ओपेक होती है, यानी से लाइट क्रॉस नहीं करती। लेकिन मैं कुल मिलाकर एक सेक्रेट बता रहा हूं कि दुनिया का कोई भी ऑब्जेक्ट वह 100% ट्रांसपेरेंट नहीं है। यदि हम केवल वैक्यूम को छोड़ दें तो वो 100% ट्रांसपेरेंट नहीं हो सकता है। नहीं, कुछ ना कुछ उसके अंदर क्या होगी, लाइट जाएगी, टकराएगी और कुछ रिफ्लेक्ट हो जाएगी, कुछ उसके अंदर एब्जॉर्ब हो सकती है, ये सब हो सकता है। या फिर यदि हम देखें तो जितने भी मीडियम से उस समय से ओपेक नहीं हो सकता है, बिल्कुल नहीं। ओपेक करने का मतलब कि वो 100% लाइट को रोक दे, रिफ्लेक्ट करे, ये भी संभव नहीं। वहां जरूर 2-4% क्या हो जाएगा, लाइट वहां पे ऑब्जर्व हो जाएगा उस मीडियम के द्वारा। नहीं, फिर भी खैर उन सारे चीजों को इग्नोर करते हुए चलना है। नहीं तो आइडियोलॉजी पे ध्यान नहीं देना, हमें ध्यान देना है क्या, ऑप्टिकल मीडियम पे। ये 2 टाइप के होंगे, ट्रांसपेरेंट होंगे और ओपेक मीडियम माने जाएंगे। नहीं, अब ट्रांसपेरेंट और ओपेक हमने क्यों लिया है, इसके सेंस को आगे समझिए। जैसे हम आपको एक्चुअली बताना चाह रहे हैं कि जितने भी लाइट के से जुड़े हुए फिनोमिना है उन सबों पर हम लोग डिस्कस अब करेंगे। नहीं, सपोज करते हैं कि हमने एक मीडियम ले लिया है, ये एक ऑप्टिकल मीडियम है। नहीं, अब इस ऑप्टिकल मीडियम पर क्या हो रही है कि लाइट रेज आ रही है। ध्यान से देखें कि ये एक ऑप्टिकल मीडियम है जिसपे क्या हो रही है, लाइट आ रही है। अब यदि लाइट आ रही है तो यहां से क्या क्या हो सकता है, पॉसिबिलिटीज देखिए। यदि यह लाइट या मीडियम यदि ट्रांसपेरेंट हुआ, यदि मीडियम क्या हो गया, ट्रांसपेरेंट हो गया, शॉर्ट में मैं लिख रहा हूं, है ना, ट्रांसपेरेंट हुआ तो क्या होगा, इस लाइट रे को इससे क्रॉस कर जाना चाहिए, बिल्कुल आसानी से इसे क्रॉस कर जाएगी, है ना। यदि ये मीडियम ट्रांसपेरेंट ना हो के ओपेक हो गया, नहीं तो क्या होगी, लाइट यहां से टकरा के इधर दूसरे किसी डायरेक्शन में चली जाएगी। नहीं, ये हो सकता है मे बी। या हो सकता है कि लाइट इस मीडियम के अंदर आए और ये मीडियम में पूरा का पूरा क्या हो जाए, एब्जॉर्ब हो जाए। नहीं, ये 3 चीज यहाँ पे पॉसिबल बन सकते हैं। या तो देखिए लाइट टकरा कर वापस लौट जाएगी, या इस मीडियम में पार कर जाएगी, या इस मीडियम के द्वारा एब्जॉर्ब हो जाएगी। ये तीनों घटनाएं लाइट के साथ हो सकती है जब लाइट किसी ऑब्जेक्ट पे या किसी ऑप्टिकल मीडियम पे पड़ता है। नहीं, और ये सिर्फ और सिर्फ यही तीनों घटनाएं पूरे लाइट के अंदर होती है। चाहे आप रिफ्लेक्शन पढ़िए, रिफ्रैक्शन पढ़िए, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पढ़िए, डिस्पर्सन पढ़िए, डिफ्रैक्शन पढ़िए, नहीं पोलराइजेशन के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, इंटरफेरेंस पढ़ते हैं, डिफ्रैक्शन पढ़ते हैं। मतलब लाइट के जितने भी फिनोमिना है वो सब कहीं ना कहीं इसी से तीनों से जुड़ी हुई है। नहीं, और इसके अलावा और कहीं भी इस पे इसका और कोई फैक्ट्स नहीं है। तो हम लोग शुरू करेंगे कहाँ से, हम लोग शुरू करेंगे रिफ्लेक्शन से, शुरू करेंगे कि रिफ्लेक्शन क्या होता है और उसके बाद फिर और आगे भी टॉपिक्स पर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आप पॉज करें और यहाँ से आप इंपॉर्टेंट मटेरियल क्या करें, नोट कर लें।
हाँ तो बच्चों, तो अभी के वीडियो में आप देख रहे थे कि लाइट कैसे बिहेव करती है किसी मीडियम में, जब लाइट इंटर करता है तो कैसे बिहेव करती है और क्या क्या होता है। तो अभी के वीडियो में हमने देखा है कि लाइट एक्चुअली जब भी किसी मीडियम पर गिरती है या किसी मीडियम पर फॉल करती है तो वहाँ से तीन घटनाएं संभव होती है। या तो वो उस मीडियम को पार कर जाएगा, क्रॉस कर जाएगा, या उस मीडियम को क्या करेगा, उस मीडियम से टकरा के वापस हो जाएगा, या उस मीडियम को द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा। तो यही तीन पॉसिबिलिटीज यहाँ पर हमारे पास लाइट से बनती है। और मैं आपको बता चुका हूँ कि जितने भी लाइट की जितनी भी घटनाएं हम लोग पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं, जैसे रिफ्लेक्शन हो गया, रिफ्रैक्शन हो गया, डिस्पर्सन हो गया, डिफ्रैक्शन हो गया, नहीं इसके बाद पोलराइजेशन हो गया, इंटरफेरेंस हो गया, स्कैटरिंग हो गया, जितना भी लाइट का हम लोग फिनोमिना पढ़ते हैं वो सभी इसी तीनों फिनोमिना से निकल कर आई है और सबका भी हम लोग बारी बारी से अध्ययन करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट है जो हम लोग क्लास 10th में डिस्कस करेंगे और बाकी के जो बच गए फिर आपको 12th में जाकर उसको भी डिस्कस करना है। मैं शॉर्ट उसके बारे में कुछ ना कुछ आपको डिस्क्रिप्शन, कुछ जानकारी दूंगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से। जो हमारे हिंदी मीडियम के बच्चे देख रहे हैं, इसको हिंदी में प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश का परावर्तन। तो प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, नहीं आइए इस बात को हमको समझना है कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। जैसे कहता है कि जब प्रकाश किसी वस्तु पर गिरेगी, नहीं वस्तु कैसा होना चाहिए, सवाल ये उठता है। तो वस्तु यहाँ पर बिल्कुल ओपेक होना चाहिए, मतलब अपारदर्शी होना चाहिए। नहीं, जब अपारदर्शी होगा तो क्या होगा कि जब लाइट यहां से आएगी, गिरेगी इस सतह पर, तो यह ऑब्जेक्ट जो है वो लाइट को वह अलाउ नहीं करेगी जाने के लिए, अपने से होकर पास होने नहीं देता है। क्योंकि लाइट एक एनर्जी है और जब वो किसी चीज से टकरा रही है वहां एब्जॉर्ब भी नहीं हो रहा है, चलिए 2-4% एब्जॉर्ब भी हो जाता है, तो जो बच गया वो लाइट कहाँ जाएगा, तब वो लाइट किसी न किसी डायरेक्शन में जाना चाहेगी। तो वो लाइट 1 मिनट के लिए मान लेते हैं कि इस डायरेक्शन में जाती है, क्यों जाती है मैं बताऊंगा, है। तो ये जो घटना हम लोगों को देखने को सामने मिलती है कि लाइट रे जब किसी ओपेक बॉडी पर फॉल करता हो तो लाइट यहां से क्या करती है, टकरा कर वापस चली जाती है उसी मीडियम में। किस मीडियम में ये चल रहा था ऑब्जेक्ट, जो लाइट चल रही थी वो मीडियम फर्स्ट था, जिस मीडियम से टकरा रहा है दैट इज द सेकंड मीडियम, ये सेकंड मीडियम हो गया। नहीं, तो जिस मीडियम में था उसी मीडियम में वापस चला जाता है। तो डेफिनेशन के लिए हम लोग क्या कह सकते हैं कि व्हेन लाइट रेज फॉल्स ऑन एनी ओपेक सरफेस आफ्टर रिफ्लेक्शन या आफ्टर कॉलिजन विद दैट ऑब्जेक्ट, लाइट बाउंसेस बैक ऑन द फर्स्ट मीडियम। दिस फेनोमेनन ऑफ लाइट नोन एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, या इसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। नहीं, यानी जब प्रकाश किरणें किसी अपारदर्शी वस्तु पर गिरती है तो उससे टकरा कर वो उसी मीडियम में वापस लौट जाती है। इसी घटना का नाम क्या दिया गया, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट दिया गया। सारे डिफिनेशंस आपको वीडियो में नीचे की ओर लिखे हुए दिखे मिलेंगे, इसलिए डोंट वरी, दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको जहां भी लिखना हो तो उसे पॉज करेंगे और लिखते चलेंगे। नहीं, इस बात का खास स्मरण रखिए। चलिए अब रिफ्लेक्शन को और गहराई से समझते हैं। ठीक है, रिफ्लेक्शन के बारे में सबसे पहला जो आइडिया आया था वो न्यूटन साहब का था। यानी न्यूटन ने रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन की व्याख्या की थी, आपको तो पता ही है ना। और न्यूटन ने ही सबसे पहले लाइट रे को क्या माना था कि उनको माना था कि ये लाइट रे पार्टिकल है। और जब उन्होंने पार्टिकल इसे माना तो पार्टिकल के आधार पर ही रिफ्लेक्शन की व्याख्या भी की गई। तो कैसे व्याख्या की गई इसके बारे में शॉर्ट समझिए। आपने वो क्लास 9th में संवेग संरक्षण का सिद्धांत यानी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को पढ़ा होगा। शॉर्ट में मैं लिख रहा हूं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को पढ़ा होगा। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में आप क्या पढ़ते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कहता है यदि हम किसी सिस्टम की बात करें या किसी दो बॉडी की ही बात करें, दो बॉल ले लेते हैं, यदि दोनों में वेलोसिटी है, दोनों के पास कुछ ना कुछ वेलोसिटी है और कुछ वेलोसिटी से यदि वो आके एक दूसरे से टकराती हैं तो पहले का जो मोमेंटम था वो और कॉलिजन के बाद का जो मोमेंटम था वो दोनों बराबर होता है। यानी वहां पर एनर्जी का लॉस कहीं नहीं हो रहा है। नहीं, तो जब एनर्जी का लॉस कहीं नहीं हो रहा है तो वो एनर्जी कहाँ चली जाती है। नहीं, इस चीज पर ही डिस्कस करते हुए न्यूटन साहब ने रिफ्लेक्शन की व्याख्या की। तो चूंकि रिफ्लेक्शन के समय न्यूटन साहब ने जो लाइट थी उसको तो पार्टिकल माना था। इन्होंने माना था कि जो लाइट होती है वो क्या होती है, ग्रुप ऑफ एनर्जी होती है और फोटॉन्स इसका नाम दिया गया था, ग्रुप पार्टिकल्स के रूप में आगे टकराती है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को वो पार्टिकल्स भी फॉलो करते हैं। यानी जब इस पर आएगा तो जितना इसका मोमेंटम था पहले टक्कर के बाद यानी कॉलिजन के बाद, उतना ही मोमेंटम इसका रहेगा बाद में।
नहीं। तो अब कहता है कि यदि कॉलिजन में के समय, यदि कॉलिजन के पहले और कॉलिजन के बाद मोमेंटम सेम है, तो जो जिस एंगल से वो प्रोजेक्ट हो रहा है, जो उसका फॉलिंग एंगल है, वही उसका रेजिंग एंगल होगा, क्योंकि एनर्जी कहीं भी लॉस नहीं हुई है, ऐसा हम मानकर चलते हैं। नहीं, तो ये थी रिफ्लेक्शन की व्याख्या। रिफ्लेक्शन की व्याख्या क्या है कि लाइट रे जब भी किसी ओपेक बॉडी पे गिरती है तो वहां से वो टकराती है और टकरा कर वापस उसी मीडियम में लौट जाती है। ये थी प्रकाश का परावर्तन यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का मैंने आपको एक शॉर्ट कारण भी दिया। कोई आपसे पूछता है तो आप बता सकते हैं कि सर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के कारण ऐसा होता है, जिसे न्यूटन साहब ने सबसे पहले प्रपोज किया था। अब चलिए हम लोग रिफ्लेक्शन जब समझ लिए हैं तो रिफ्लेक्शन के लॉ को समझते हैं। तो रिफ्लेक्शन का लॉ क्या कहता है? आप जानते हो कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन जो है उसे दो हिस्सों में बांटा गया, यानी दो लॉ उन्होंने प्रपोज किए थे। पहला लॉ उन्होंने क्या दिया? पहला लॉ दिया कि जो एंगल आई है वो एंगल आर के बराबर है। अब समझते हैं कि एंगल आई क्या है। इस पॉइंट पर इस बात को समझने के लिए सबसे पहले पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस किसे बोलेंगे? जो आपका ओपेक बॉडी है और उस ओपेक बॉडी के जिस पॉइंट को ये टच कर रहा है लाइट, वही हमारा क्या कहलाता है? वही हमारा पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कहलाता है। हिंदी में इसे आपतन कोण के नाम से भी लोग जानते हैं। तो हम क्या करते हैं? आपतन बिंदु के नाम से जानते हैं। तो आपतन बिंदु क्या है? देखिए एक्चुअली में आपतन बिंदु पर हम लोग यानी पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे एक नॉर्मल ड्रॉ करने जा रहे हैं। जैसे हम पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे एक नॉर्मल ड्रॉ करते हैं तो हम देखते हुआ कि यहाँ पर एक एंगल बन रहा है, यहाँ पर एक एंगल बन रहा है। चूंकि ये एंगल जो बना वो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के कारण बना, इसलिए इसे आई मान लिया गया। और ये एंगल रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच बना, इसलिए आर मान लिया गया। नहीं, इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल, इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे। अब कहता है कि पहला नियम जो है रिफ्लेक्शन का वो यही कहता है कि एंगल आई इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल आर। नहीं, आई हमेशा एंगल आर के बराबर होता है। और आई आर के बराबर क्यों होता है? क्योंकि ये बात न्यूटन साहब ने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से प्रूव कर दी है। नहीं, अब देखिए आई को आर के बराबर कैसे माना गया है, जरा इसको समझते हैं, फिर हम दूसरे लॉ की ओर बढ़ेंगे। पहला हम कहते हैं कि जो हमारा जो लाइट रे आया है, जो इंसिडेंट हुआ है, उसको मान लेते हैं कि वो किसी एंगल से प्रोजेक्ट हुआ हो। मान लेते हैं कि उसे थीटा एंगल से प्रोजेक्ट हुआ है। नहीं, तो चूंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के कारण यदि थीटा से प्रोजेक्ट हुआ है तो थीटा से रेस भी करेगा, थीटा से उठेगा भी। नहीं, अब हम क्या करते हैं कि नॉर्मल पे एक नॉर्मल ड्रॉ करते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे। नहीं, जैसे ही नॉर्मल ड्रॉ करते हैं तो इधर का जो पूरा एंगल आप देख रहे हैं वो क्या बन जाता है? 90 डिग्री बन जाता है। तो हम इस एंगल को प्राप्त करने के लिए, अंदर वाले एंगल को प्राप्त करने के लिए हम क्या लिख सकते हैं? 90 माइनस थीटा लिखते हैं। नहीं, दूसरी तरफ हुआ इसको हम प्राप्त करने के लिए 90 माइनस, इधर भी 90 माइनस थीटा लिखा जाता है। नहीं, अब देखिए 90 माइनस थीटा यदि हम करते हैं तो एक और हमें क्या मिलता है? हमें मिलता है एंगल आई। नहीं, और हमें क्या मिलता है? यदि इधर भी 90 माइनस थीटा किया जाए तो हमें मिलता है एंगल आर। नहीं, समझ रहे होंगे, इधर आई मिला, इधर आर मिल गया। नहीं, अब क्या कह रहा है कि चूंकि थीटा जो है यहाँ हुआ थीटा, यहाँ 9 मान के आप क्या करते हैं? अल्फा बीटा मान लीजिए, ज्यादा आसान हो जाएगा अल्फा बीटा मानना। 90 माइनस थीटा न मान के इसे अल्फा माना जाए और इसे क्या माना जाए? बीटा माना जाए। नहीं, तो 90 माइनस अल्फा आई है, 90 माइनस बीटा क्या है? आर है। अब कहता है कि चूंकि अल्फा बीटा के बराबर है, अल्फा इज इक्वल टू बीटा, यदि अल्फा बीटा के बराबर हो जाए तो 90 माइनस यदि अल्फा जो वैल्यू देगा वही वैल्यू किसका होगा? 90 माइनस बीटा का होगा। तो जब 90 माइनस अल्फा की जो वैल्यू आई है और 90 माइनस बीटा की जो वैल्यू आर है वो क्या हो जाएगी? इक्वल हो जाएगा, यानी एंगल आई बराबर एंगल आर हम लोग कह सकते हैं। सॉरी, शायद कुछ लोगों को नीचे नहीं दिख रहा होगा, एक मिनट, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, एंगल आई बराबर एंगल आर हो सकता है। तो ये कब हुआ? जब रेजिंग एंगल और जो हमारा फॉलिंग एंगल है, ये दोनों क्या हो जाए? रेजिंग एंगल और जो हमारा फॉलिंग एंगल है, यदि वो दोनों इक्वल हो जाता है तो वहां पर क्या होगा? हम आई और आर को प्रूव कर सकते हैं, जिसे मैंने अभी आपको दिखाया। तो चलिए इसी के साथ अभी हम सेकंड लॉ भी बहुत बड़ा नहीं है, उसको भी डिस्कस कर ही लेते हैं, तब फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। नहीं, तो पहले हम लोग देख लेते हैं कि सेकंड वीडियो क्या है, नहीं सॉरी सेकंड लॉ क्या है ना। तो देखिए सेकंड लॉ क्या कह रहा है कि एक्चुअली ये तो हमने फर्स्ट लॉ देखा कि एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, यानी इंसिडेंट रे इज ऑलवेज इक्वल टू रिफ्लेक्टेड एंगल। नहीं, अब सेकंड लॉ क्या कह रहा है? सेकंड लॉ कहता है कि ये देखिए, ये आपका सरफेस हो गया, ओपेक सरफेस हो गया, इंसिडेंट रे आपने ड्रॉ किया, यहां से रिफ्लेक्शन हुआ और ये हमारा क्या हो गया? रिफ्लेक्टेड रे हो गया।
ये आपने क्या ड्रॉ किया, इस पर हुआ नॉर्मल ड्रॉ किया और यहाँ से एंगल आई बने और यहाँ से एंगल आर बना। तो कहता है कि यदि ये जो हमारा ओपेक बॉडी है सो यानी इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और ये जो आपने नॉर्मल ड्रॉ किया है, ये सब कहाँ ड्रॉ किया है, ये सब आपने कहाँ ड्रॉ किया है, ये सब एक ही प्लेन में ड्रॉ हुआ है। और जो भी रिफ्लेक्शन की जो सारी घटनाएं हुई है वो कहाँ घटित हुई है, एक 2 डायमेंशनल प्लेन में घटित हुआ है। तो हम लोग कहते हैं हुआ कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल ड्रॉ ऑन दी पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल आर लाइज इन सेम प्लेन। और वो भी कैसा प्लेन होगा, 2 डायमेंशनल प्लेन में ये सारे चीज लाइज करते हैं। नहीं, तो ये था हमारा सेकंड लॉ और अभी मैंने डिस्कस किया था फर्स्ट लॉ पर। अभी भी इस लॉ के अंदर कुछ और भी सीक्रेट्स को हमें जानना है, बट आप पहले क्या करें, वीडियो पॉज करें और पॉज करने के बाद इसे क्या करें, नोट कर ले और फिर मिलते हैं अभी इसी टॉपिक में आगे।